देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, और आज कहानी कुर्सी की में सबसे पहले बात होगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी आज 100वीं जयंती है। एक तरफ पूरा देश उनको नमन कर रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सबसे बड़े रोल मॉडल मानते हैं, वो कैसे आज अपने शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान को याद कर रही हैं, वो हम आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम युग का सपना सबसे पहले देखा था। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा की परिकल्पना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बता रहे हैं कि कैसे थे अटल और कैसे उन्हीं की परिकल्पना पर, कैसे उन्हीं के लिखे सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और जिस 56 इंच के सीने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसका जज्बा कहां से आया, कैसे भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आगे बढ़ती गई, एनडीए बना, सरकार बनी, और कैसे भारत ने नए आयाम छुए, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेख में मिलता है। अपने शब्दों में आज अटल जी को पीएम ने याद किया है और बताया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिए कितने खास थे, उनके लिए कितने बड़े रोल मॉडल थे, और कैसे उनके पदचिन्हों पर चलकर अब भारत को वो आगे नए आयामों पर ले जाना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सुब्राष्टा जी हमारे साथ हैं, और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्षवर्धन जी लेख लिखा है, उसका एक एक पैराग्राफ बड़ा खास है। आप जब पहले पैराग्राफ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान इस राजनीति में क्या रहा। पहले पैराग्राफ में ही पीएम ने जिक्र कर दिया, पीएम मोदी ने, कि वो जनता जो विश्वास खो बैठी थी सरकारों पर, सरकारों के कामों पर, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने काम के जरिए उस विश्वास को वापस पाया, कैसे सरकारों पर विश्वास बना जो बीते 9 सालों से लोकसभा में देखा जा रहा है। और उसमें फिर योजनाओं का जिक्र भी कर दिया, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, दिल्ली मेट्रो को लाना हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, जिसमें सब समाज को एक साथ लाकर पढ़ाने की बात कही गई। सबसे पहले तो आज जो महामना और अटल दोनों उन महान विभूतियों को नमन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है और जो इस देश ने अनुभव किया है, तो चूंकि मोदी जी तो अटल जी, आडवाणी जी के साथ थे, उनकी हर यात्रा में, उनके हर राजनीतिक क्षण प्रतिक्षण के वो गवाह रहे हैं, तो उनका अपना एक अनुभव है। लेकिन आज जो लिखा है उन्होंने, उसको देश अनुभव करता है। अब ये कोई कहने की बात है या कोई जिसको कहें कि उस तरह से बताने की बात है, लेकिन सोचिए जरा एक कल्पना करते हुए कि भारतवर्ष में 1947 से लेकर और 2000 मतलब 2000 के आसपास तक, मान लीजिए 99-2000 तक, तब तक इस देश में ऐसी कल्पना करने वाला कोई नेता नहीं हुआ जो ये सोचे कि भैया उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारे केरल से निकले, आदिशंकर निकले, 4 जगह पर वो मठ बनाया। तो क्यों बनाया? सड़क 4 नहीं जोड़ पाए जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ पाती, नहीं जोड़ पाए। कोई ऐसा नेता नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कहूंगा पहले के नेता भी सब महान है, लेकिन ये एक जो बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी देश की, कि संपर्क तो बना रहे ना भाई। आप कहते हैं पुराना वाला सिल्क रूट, हमारा पुराना वैभव, फिर कोई कहता है जीटी रोड, कोई कहता है किसने बनवाया, लेकिन हमारे देश के स्वतंत्र भारत के किसी नेता को ये नहीं सूझा। और आज जिस दिन हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो सोचिए जो उनकी नदी जोड़ो परियोजना थी, आज हर शहर में कोई कहता है कि अच्छा भैया और कुछ ना हो, मेट्रो मिल जाता तो बड़ा जीवन बड़ा सुखी हो जाता, ये रोज की चिक चिक झिकझिक से खत्म हो जाता। लेकिन इसमें भी सोचिए, दिल्ली में तो मेट्रो मिल गई, लेकिन मुंबई की मेट्रो कितने समय के बाद मिली, ये जरा सोचिए। ये सोचने की बात है। और जब हम कहते हैं कि कैसे राजनीतिक तौर पर मजबूत किया, तो जिस देश में मिली जुली सरकारों का मतलब अस्थिरता, ब्लैकमेलिंग, एक दूसरे से मारामारी, एक जो नेता किसी के घर पर कैमरामैन खड़ा हो जाए, वो जो स्थिति होती थी और वहां से खबरें निकलती थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में एनडीए के बनने के साथ समाप्त हो गई।
और आज भी वो एनडीए उसी तरह से चल रहा है। तो मुझे लगता है यह भी एक बहुत बड़ा योगदान है राजनैतिक स्थिरता, और जितने तरह के सुधार होते हैं उसकी बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी। राजनीतिक स्थिरता का जिक्र भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेख में किया है और बताया है कि कैसे मुट्ठी भर सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और एक नया आयाम राजनीति में उन्होंने कायम किया कि एनडीए के साथ मिलकर तमाम दलों ने सरकारें बनाई, कैसे एक स्थिरता राजनीति में आए, ये सब कुछ बताया। लेकिन जो एक बड़ी बात इसमें कही गई और उसका अनुभव हर एक भारतीय ने किया है, हर एक हिंदुस्तानी ने समीर जी किया है, वो है जब भारत न्यूक्लियर शक्ति बना, उस वक्त किन दबावों का अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। दुनिया का दबाव, अमेरिका का दबाव, तमाम प्रतिबंधों का डर, लेकिन उसके बावजूद सरकार गठन के कुछ ही दिनों बाद न्यूक्लियर शक्ति का बनना और एक बार नहीं 2-2 बार परीक्षण करना, ये बताता है कि 56 इंच की सीने की अगर बात कही जाती है तो उसका जज्बा कहां से आ रहा है मोदी जी के पास। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी अपने आप रोल मॉडल अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अटल बिहारी जी की शख्सियत ही ऐसी थी कि वो देश के तमाम राजनेताओं के रोल मॉडल रहे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, विपक्ष के कई नेता ये कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता अगर हमारे पास होते तो हमारी पार्टी की राजनीति अलग होती। और कई बार तो अटल जी से कहा भी जाता था कि एक अच्छा नेता गलत पार्टी के अंदर है। तो अटल बिहारी की शख्सियत ही ऐसी थी। और देखिए, जब वो पहली बार 13 दिसंबर की जब सरकार बनी तभी उनकी योजना थी कि परमाणु का परीक्षण किया जाए। वो सरकार चली गई, उसके बाद उन्होंने परमाणु का परीक्षण किया। अटल जी शांतिप्रिय व्यक्ति थे, लेकिन समय आने पर भारत की ताकत को बताते थे। वह अटल जी लाहौर बस यात्रा से गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो कारगिल का मामला आया तो उन्होंने बता दिया कि भारत की ताकत क्या है, पाकिस्तान को इस बात का जिक्र करा दिया। और पूरे देश के अंदर उनकी लोकप्रियता थी। और हिंदुस्तान के ऐसे अकेले नेता है जो 4 राज्यों की 5 लोकसभा सीटों से वो चुनाव जीते हैं। तो इतना बड़ा शख्सियत होना, और मतलब एक उनकी एक घटना में याद दिलाता हूँ, 1984 में जब वो ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो राजमाता सिंधिया के सामने बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक तरफ बेटा माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ रहा था कांग्रेस से, और अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो राजमाता ने कहा कि मैं आपके लिए प्रचार करूंगी, तो अटल जी ने कहा कि नहीं, आपके लिए प्रचार मत करो। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव हारे तो राजमाता ने कहा था कि ग्वालियर का सपूत हार गया। तो माधवराव सिंधिया ने कि नहीं, दोनों सपूत थे ग्वालियर के लिए का सपूती चुनाव मिला है। मैं जीता तो भी सपूत मिलता, माधवराव जीते तो भी देश को सपूत ही मिला है। मैं उन्हें ग्वालियर का सपूत और सिंधिया परिवार का सपूत मानता हूं। तो मुझे लगता है वो इस तरह के नेता थे। हार जीत से परे जो नेता होता है कि भाई अगर हार गए तो उसके खिलाफ बोलना नहीं, एक माँ को बोलना कि नहीं आप दुविधा में मत पड़ो, भले ही आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप इस घर की लड़ाई को सड़क पर लेकर मत आइए, मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी की तरफ से आपका आशीर्वाद देना चाहिए। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता, ममता बनर्जी जैसी, जयललिता जैसे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे, जिनका टेम्परामेंट बहुत अलग था, उनको साथ लेके एनडीए में लेना, सरकार बनाना और उनके साथ सरकार चलाना। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे गैर कांग्रेस जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो ये बताता है साथ में लेके चलने की। और मोदी के साथ उनका विशेष स्नेह भी रहा है। जब गुजरात मुख्यमंत्री भेजने की बारी आई थी तो आडवाणी ने पहले प्रस्ताव दिया था कि नरेंद्र मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाकर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासन का अनुभव नहीं है, वो पहले प्रशासन समझ लेंगे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर आगे देखा जाएगा। तो वो अटल जी थे जिन्होंने कहा नहीं, सीधे मुख्यमंत्री बनाना है इनको, और सीधे मुख्यमंत्री बनाकर अटल जी को भेजा गया था। तो इस तरह के व्यक्ति थे कि वो जानते थे कि किसे कब कहाँ प्रमोट करना है। अक्रॉस द पार्टी उनका जो जनसंपर्क था, लोगों में उनकी जो स्वीकार थी वो अद्भुत थी। और फिर वो कवि तो थे, दिल से भी कवि थे और राजनीति में भी मतलब कवि थे। जब 1977 में जब इमरजेंसी हटी और जब रामलीला मैदान में रैली हुई तो उन्होंने वो बहुत एक अच्छी पंक्तियां बोली थी कि खुली हवा में सांस तो ले लूं जरा, देखो ये कब तक आजादी रहती है कि नहीं रहती है। तो वो कवि किस्म के थे, सबको साथ लेके चलते थे। भारत की राजनीति में 50 साल विपक्ष में रहना, लेकिन एक भी बयान उस व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि अटल जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, इस तरह के कटु शब्दों का प्रयोग करा। 50 साल विपक्ष में रहकर भी किसी तरह के आरोप से बचे रहना, वो किसी तरह की मतलब गलत भाषा का प्रयोग न करना, ये उनकी पर्सनालिटी की शख्सियत थी। मुझे लग रहा है ये भारत का सौभाग्य रहा है कि अटल जी जैसे नेता मिले। और खासकर आज नेहरू के साथ जिन्होंने राजनीति देखी है, मतलब नेहरू के जमाने से राजनीति लेते हुए वो सोनिया तक आए थे। और सोनिया को उन्होंने लोकसभा में कहा था कि आप तो राजनीति में अभी आई हो, मैं तो नेहरू के साथ राजनीति में रहा हूं, तो कम से कम कांग्रेस के जो संस्कार रहे आप उसका कुछ तो लोकसभा में पालन करो। जिस तरह जब सोनिया गांधी ने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन बातों का
जिक्र कर रहे हैं ना, वो आज की राजनीति में बड़ा जरूरी हो जाता है सुभाषिता जी चर्चा करने के लिए। आज राजनीति हम देख रहे हैं ना कि संसद के बाहर मारपीट तक की नौबत आ रही है, धक्का मुक्की हो रही है, कोई किसी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर देता है तो राजनेता बड़े पर्सनल हो जाते हैं। ये वो नेता अटल जी जो कहा ना कि कवि उनका दिल था और अपने कविताओं से वो कैसे अपनी बातों को रखा करते थे। कभी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने राजनीति में नहीं किया जिससे किसी के मन को चोट पहुंचे। राजनीतिक तौर पर कैसे विरोध करना है ये अटल जी बखूबी जानते थे, और यही जिक्र पीएम मोदी भी कर रहे हैं अपने लेख में कि कांग्रेस ने बिल्कुल अपनी सारी निम्न स्तर पर चली गई, देशद्रोही तक उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादाओं को नहीं लांघा। और यही मुझे लगता है आज के राजनेताओं को सीखना भी चाहिए ऐसे शख्सियत से। जी जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है प्राची जी कि जब हम साहित्य का अर्थ देखते हैं, मैं चूंकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, सबका हित लेकर चलना, सहित लेकर के चलना, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ यूरोप में जहाँ पे साहित्य और राजनीति को के बीच के संबंध की बात हुई। मुझे लगता है अटल जी एक अनन्य उदाहरण है जिनको देख करके हम सीख सकते हैं और आलोचना की जा सकती है कि साहित्य और राजनीति का साथ कैसे हो सकता है। ये बात जो आपने कही कि विपक्षी एकता की जहां तक बात है, आप देखिए आज तो इमरजेंसी नहीं है देश में, अघोषित इमरजेंसी का नाम लेकर के इतना ज्यादा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। जब देश में वास्तविक रूप से आपातकाल था, जब सारे घटक दल कांग्रेस के अलावा जितने भी रीजनल पार्टीज थी या नेशनल पार्टीज थी, वो सब घटक दलों के रूप में एक साथ आकर के एक विरोध की राजनीति कर रही थी, उस दौरान भी कभी भी वो विरोध अराजक नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान नेता अटल बिहारी वाजपेयी की तरह थे। उनकी अगुवाई में एक तरह से समझिए कि बहुत सारी चीजें आगे भी हुई जहां पे मुखर रूप से विरोध रहा कांग्रेस का। तो ये चीज निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष को सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज देश का जो भी राजनीतिक चरित्र है, उस राजनीतिक चरित्र को जो एक पुरखों की तरह छोड़ करके वो गए, उस विरासत को समझने की जरूरत है। एक चीज और भी मुझे लगता है इसमें जरूरी है कि जब हम संरचनात्मक ढांचे की बात करते हैं, बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम मेट्रो का डिस्कशन करते हैं, रोड का डिस्कशन करते हैं, और मोदी जी ने अपने आर्टिकल में बहुत क्लियरली लिखा विचारधारा और पावर की जब बात उन्होंने की कि हमेशा उन्होंने विचारधारा चुना। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आज तक हम संरचनात्मक ढांचे को, जो सड़क यातायात इससे जोड़ करके देख रहे थे, उसको पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा से जोड़ा। सर्व शिक्षा अभियान की बात बहुत हल्के में नहीं लिखी गई, ये बात उसी विचारधारा का सम्मान करते हुए और उस पर एक तरह से मुहर लगाते हुए, जब अभी जो सरकार आई है, जो सरकार काम कर रही है, उसने पोषण को लेकर के एक नेशनल अभियान चलाया। कहने का अर्थ यह है कि आप देश के सभी लोगों के लिए सिर्फ सड़क अगर बना देंगे, सिर्फ मेट्रो अगर दे देंगे, जो कि बहुत जरूरी है, उनके अलावा भी कुछ मूलभूत जरूरतें हैं जो संरचनात्मक ढांचे का पार्ट होना चाहिए। और ये विचारधारा थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो मुझे लगता है इन सभी चीजों पे प्रॉपर स्टडी का विषय है, जिसपे कभी बहुत अच्छे तरीके से एकेडमिक स्टडीज नहीं की गई, इस पे जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीति के परिप्रेक्ष्य से हर्षवर्धन जी समझें तो इसी लेख में आगे जिक्र उस घटना का भी मिलता है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी 1999, एक वोट से उनकी सरकार गिरी, लेकिन उन्होंने बड़े ही आसानी से अपना इस्तीफा दिया, कोई कोशिश नहीं, जो सब कुछ हो रहा था उसे बड़ी ही सरलता से, सहजता से स्वीकारा। और उनका वो बयान, या मैं डायलॉग कहूं, वो अभी तक सबको याद है कि मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को छूना पसंद नहीं करूंगा। तो ये भी उनके सिद्धांत हैं जिसका जिक्र आज पीएम कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी लेख में कि वो कितनी महान शख्सियत थे। ठीक है, मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जब हम देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश देख रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को, उनके व्यक्तित्व को देख रहा था और उनसे बहुत प्रभावित था। मतलब नेहरू जी से अटल जी बहुत ही प्रभावित थे, और नेहरू जी भी अटल जी के लिए कहा करते थे कि इस नौजवान का भविष्य बड़ा शानदार है, बड़ा उज्जवल है। उनके सामने वो बोलते थे। उस वक्त के नेताओं की वो भी आप थोड़ा सोचिए कि जिस समय में देश एक नेता की आभा में ऐसा उसके नीचे दबा हुआ है, या कहें कि उस आभा की रोशनी से ऐसे चकाचौंध है कि उसको कोई और दिखे नहीं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बहुत निखर कर आते हैं। वो उनकी एक क्षमता दिखती है। और जब कोई कहता है कि वो सत्ता के लिए समझौता क्यों नहीं करते थे, तो उन्होंने सत्ता के जरिए अपने परिवार को, अपने आप को, अपने लोगों को प्रतिष्ठित करने वालों का भी हर्ष देखा। ये थोड़ा इसको समझना जरूरी है। यानी जिन लोगों के पास ही पूरा देश था,
जिस नेहरू गांधी परिवार के पास पूरा देश था, उनका हर्ष भी अटल जी ने देखा। उन्होंने इंदिरा जी का भी हर्ष देखा कि जो इंदिरा गांधी जो सर्वशक्तिमान स्थिति में थी, उनकी स्थिति ये हो गई, वो चुनाव हार जाती हैं, उनके लिए लोग क्या क्या करते हैं और उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो जाती हैं। देश में उनके खिलाफ घृणा की स्थिति एक समय में आ गई थी जब उन्होंने आपातकाल लागू किया। वहां से अटल बिहारी वाजपेयी को अगर आप देखें, यानी 40s, 50s और उसके बाद जब 60s, 70s का दौर और 80s का दौर, वहां से अटल बिहारी वाजपेयी को देखें और उनके सत्ता में आने को देखें तो यह समझ में आएगा कि सत्ता उनको क्यों सब कुछ नहीं लगती थी। लेकिन सत्ता में होना, सत्ता के जरिए बदलाव करना, शायद अगर अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में नहीं रहे होते तो आज हम इन सारे बदलावों की जो चर्चा कर रहे हैं वो देश को लेकर हो, लोगों के जीवन में हो, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। और उस वक्त सोचिए कितना अनैतिक था वो गिरधर गमांग, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया जबकि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार मिला सदन में। और ये बार बार कहा जाता है ना, कई बार लोग कहते हैं अरे विधायक से सांसद हो गया, अरे देखो उसको रोक लिया है, मोदी शाह ये कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी अमित शाह के आज की चीजों को जब टिप्पणी कर रहे हैं तो लगे हाथ थोड़ा सा खोजिए, आज तो गूगल अंकल का जमाना है, थोड़ा सर्च कीजिए, उससे जुड़ी 4 घटनाएं देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि संवैधानिक दायरे के बाहर जाना, बाहर जाकर सरकार गिराना और संवैधानिक दायरे में रहते हुए जिसको साम दाम दंडभेद कहते हैं उसको अपनाना, दोनों में थोड़ा फर्क भी होता है। फ्लोर मैनेजमेंट तब भी होता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बहुत स्पष्ट थे कि इस दायरे के बाहर जाकर हम काम नहीं करेंगे। उनकी सरकार भले चली गई, लेकिन ये जब तक भारतीय राजनीति में कभी भी कोई चर्चा होगी उसमें उदाहरण के तौर पर रहेंगे। और एक, चूंकि वो पोखरण परमाणु विस्फोट पे एक लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा, ऑपरेशन शक्ति को देश को अलग तरीके से याद करना चाहिए। हम उतने ताकतवर नहीं थे, हमारी वो स्थिति नहीं थी कि अगर अमेरिका पहले से जान जाता और तब हम जो है वो करते तो वो मुश्किल हो जाती। इसी पर बनी एक फिल्म है, सबको देखना भी चाहिए, वो पोखरण 2018 स्टोरी ऐसे करके है कुछ, वो बड़ी अच्छी फिल्म है। उस फिल्म में भी दिखाया गया है, और जो अलग अलग जिसको हम कहते हैं रेफरेंसेज लोग लिखते हैं उस वक्त के, तो वो बताते हैं कि हमारे पास तो ये भी क्षमता नहीं थी कि हम अमेरिका के राडार से बचे हुए पोखरण में वहां कोई भी काम कर पाते। उसके लिए जिस तरह की तैयारी की गई, जिस तरह से पूरा जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक तौर पर, सेना के तौर पर, तकनीक के तौर पर छोटी छोटी चीजों को ले जाकर वहां पहुंचाना और अमेरिका को पता न चले, और पता उनको तब चला जब हमारा काम पूरा हो चुका था, जब पूरा विस्फोट हो चुका था। हमने टाइम जोन चुना कि उनके राडार में इतने घंटे सुबह और इतने घंटे शाम नहीं आएंगे। वो अपने आप में लोमहर्षक कहानी है, हर भारतीय को जरूर पढ़नी चाहिए, जो कहता आज हम जितनी चीजें देख रहे हैं उस विस्फोट के बाद बहुत कुछ बदला, हमारी ताकत बदली, हमारी तकनीक बदली, हमारा प्रभाव बदला। बिल्कुल, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बताया कि ये नया भारत है और ये नया भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की जो धमक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते भी हैं, भारत के महत्व को भी समझाते हैं और कैसे भारत पूरी दुनिया को अपनी फैमिली, अपना परिवार समझता है, ये पीएम की बातों में झलकता है। और वो उन्होंने कहां से सीखा? वो सीखा अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और जब आज जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, समीर जी तो कह रहे हैं कि अटल जी इस पर्सोना वाज मैग्नेटिक। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो देश को कैसे चलाना है वो जानते थे, कैसे कुशल राजनीति करनी है वो जानते थे, विपक्षियों को कैसे साधना है बिना मर्यादाओं को लांघे वो जानते थे, कैसे गठबंधन धर्म को निभाना है वो जानते थे, लेकिन भारतीय संस्कृति को कैसे दुनिया के सामने रखना है वो जानते थे। कोई नहीं भूला यूएन में उनका भाषण जो हिंदी में उन्होंने दिया। देखिए, अटल बिहारी जी संघ के स्वयंसेवक थे और वो ये हमेशा कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री रहूं न रहूं, मैं संघ का स्वयंसेवक हमेशा रहूंगा। और संघ के संस्कार जो मिले उसके लेकर वो राजनीति में चले, और उनका जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड था, लोकतांत्रिक तरीका था पार्टी के अंदर काम करने का, उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब 3 राज्य बने, उत्तराखंड बना, झारखंड बना और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तो झारखंड में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो अटल जी ने करिया मुंडा को बोला कि आप मुख्यमंत्री बनोगे झारखंड के, आप तैयारी कीजिए। अब अटल जी ने निर्णय ले लिया तो उनके खिलाफ कौन जाए, जबकि बाबूलाल मरांडी के साथ विधायक सी अटल जी चाहते थे कि आडवाणी जी चाहते थे कि बाबूलाल मरांडी वहाँ मुख्यमंत्री बने। अब अटल जी को कौन बात करे जाके, तो प्रमोद महाजन से कहा गया कि आप अटल जी से बात कीजिए इस संदर्भ में कि भाई करिया मुंडा की जगह बाबूलाल मरांडी ज़्यादा ठीक रहेंगे, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं राज्य बनने के बाद, फिर चुनाव में जाना है तो बाबूलाल मरांडी एक अच्छी चॉइस होंगे। प्रमोद महाजन गए अटल बिहारी वाजपेयी के पास, उन्होंने कहा कि करिया मुंडा का आपने तय किया है, बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन विधायक का मत बाबूलाल मरांडी के बीच में, और पार्टी के भी कई नेता चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
तो आडवाणी जी ने अटल जी ने तुरंत कहा कि अगर विधायकों का और पार्टी का मत है तो आप तुरंत बनाइए, उन्हें क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने कोई अगर निर्णय ले लिया है तो मैं पार्टी का सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं देश प्रधानमंत्री हूं, तो मैंने जो कह दिया आपको वो मानना पड़ेगा। तुरंत बाबूलाल मरांडी के नाम पर उन्होंने सहमति बना दी। और जब राष्ट्रपति चुनने की बारी आई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने अब्दुल कलाम का नाम फाइनल किया राष्ट्रपति के लिए, जबकि परिपाटी ऐसी रहती थी कि पार्टी के किसी सीनियर लीडर को, वयोवृद्ध लीडर को आप राष्ट्रपति बना दो। अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाना, उस समय गठबंधन की राजनीति के अंदर सबको तैयार करना और उसके नाम पर सहमति बनवाना, ये अटल जी का शख्सियत था। और सबको साथ लेकर चले, वो संघ हो, कई स्वदेशी के मामले पर संघ से उनका मतभेद हुआ, लेकिन जहां उनको निर्णय लेना था वो निर्णय भी लेते थे। संघ को साथ लिया, सहयोगी दलों को साथ में लिया, पार्टी के नेताओं के साथ में लिया। और देश के अंदर जब 13 दिन की सरकार चली गई, 13 महीने की सरकार गई, जो लगा कि अब फिर देश अनिश्चितता के दौर में जा रहा है, सरकारें बार बार गिर रही है। 5 साल के लिए जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और 5 साल जो सरकार अटल जी ने चलाई सब सहयोगियों को लेकर, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नींव बनी है उस समय वही रही। और अटल आडवाणी की जोड़ी जो 1980 से भारतीय जनता पार्टी को मिली, संगठन के रूप से और एक सरकार के रूप में जो योगदान दिया, आज आडवाणी जी का इतना स्वास्थ्य नहीं है कि वो जाकर अटल पे जाके उनको मतलब समीर जी, जब अटल जी की बात चलेगी तो मुझे लगता है कि इस समय की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं उनकी शख्सियत से जुड़ी हुई, इतने पहलू हैं कि उनको समझने में, जानने में दिलचस्पी मेरी भी है, मेरे दर्शकों की भी है।